नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे बेहतरीन सेशन में। प्यारे बच्चों, मैं सुमित गोयल आप सभी का हमारे एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यूज की सीरीज में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं 18 सितंबर 2024 का शिफ्ट नंबर 3। आप जानते हैं एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या सीपीओ कोई भी आपका एग्जाम टारगेट है बच्चों, रीजनिंग सभी एग्जाम में लगभग सेम ही लेवल की है, सेम ही प्रकार के टॉपिक है। अगर आप आने वाले एग्जाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये अत्यंत आवश्यक है, ये अत्यंत जरूरी है कि आप अपने सभी पीवाईक्यूज को सॉल्व करें। कम से कम पिछले 5 सालों के पेपर तो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व किए आने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए आज हम 18 सितंबर 2024 का एक पेपर सॉल्व करेंगे। पूरे 25 क्वेश्चन, एक एक सवाल पे कॉन्सेप्ट डिटेल एनालिसिस करेंगे और आप भी मेरे साथ हर क्वेश्चन को अपने मन से सॉल्व करना। अपने साथ साथ आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यकीनन 100% आप भी समझ पाएंगे कि आने वाले एग्जाम्स में लेवल कैसा रहने वाला है। प्यारे बच्चों, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द टॉपिक नेम इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज दी गई 3, 6, 9, 18, 21 एंड व्हाट शुड बी नेक्स्ट। एक बात तो देखो, आप सीरीज देखते ही समझ लो कि हमेशा हमें सीरीज की शुरुआत बड़ी संख्याओं से करनी होती है। कभी भी इन छोटी संख्याओं पे नंबर ट्रेस मत करना। अगर आप सीरीज का लॉजिक ढूंढना चाहते हैं तो चलिए कहां पे, बड़ी संख्याओं पे। सर जैसा ही आप 18 और 21 को देखोगे तुरंत आपके मन में ख्याल आएगा कि सर 3 ऐड कर लीजिए। मल्टीप्लाई का तो कोई सीन नहीं लग रहा, 18 और 21 में तो 3 ऐड किया होगा। लेकिन बेटा अगर मैं 9 और 18 को देखूं तो यहां एग्जैक्टली 2 मल्टीप्लाई, तो मतलब हो सकता है ये ऑल्टरनेट सीरीज हो। आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, आप 3 ऐड भी कर रहे हैं। उसी कड़ी में अगर मैं 6 और 9 को देखूं तो 3 ऐड है, 3 और 6 को देखूं तो 2 से मल्टीप्लाई। यानी तुरंत विद इन 5-10 सेकंड में आप लॉजिक ट्रेस कर पाएंगे कि पहले 2 से मल्टीप्लाई 3 प्लस, फिर 2 से मल्टीप्लाई 3 प्लस। तो अगेन बेटा अब 2 से मल्टीप्लाई की बारी है, तो 21 इंटू 2 इज 42। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। आपको यकीनन ये सारे क्वेश्चन साथ साथ में सॉल्व करने हैं, हर एक क्वेश्चन पर अभ्यास करना है, तभी आप जानकारियों को समझ पाएंगे, तभी इन पे वर्कआउट, इन पे मेहनत, इन पे एफर्ट्स कर पाएंगे। जानकारी बहुत सिंपल है, बिना किसी डाउट के, बिना किसी प्रॉब्लम के हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके में सॉल्व कीजिए और ट्राई कीजिए। प्यारे बच्चों, कहानी कंटिन्यू करते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन आप सबके सामने है और सवाल का नाम है बच्चों सिलॉक्स, सिलोलिज्म। क्या कहानी है सिलोलिज्म की? आप जानते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन, कुछ पर्टिकुलर आपके सामने स्टेटमेंट हैं, उन स्टेटमेंट के बेस पे मिलते हैं कंक्लूजन, और हमें उन स्टेटमेंट को एनालिसिस करना है, हमें उन स्टेटमेंट को समझना है, उनके बेस पे ट्राई करना है आपका कंक्लूजन। तो बेहतर, सबसे बेस्ट मेथड क्या है बच्चों? वेन डायग्राम। जब भी आप ऐसा कोई भी सवाल देखें तो तुरंत प्रयास करें कि आप वेन डायग्राम उनका क्रिएट कर पाए। लगता सवाल यूं बहुत बड़ा बड़ा सा है पर जानकारी मुश्किल नहीं है। डायग्राम बनाइए, पॉइंट क्लियर। ऑल बीचेस आर सैंड। सर ऑल बीचेस आर सैंड, सारे सारे जो बीच है वो सैंड है। मैं लिख सकता हूं ये ऑल बीचेस आर सैंड, सभी बीच रेत हैं। ओके। सम डेजर्ट आर सैंड, कुछ डेजर्ट है वो भी सैंड है। सम डेजर्ट आर सैंड, तो डेजर्ट और सैंड के बारे में जानकारी दी गई। और तीसरा पॉइंट तो आपने अलग ही बोल दिया कि ऑल माउंटेन्स आर रॉकी, सारे पहाड़ियां, सभी पहाड़ पथरीले हैं। ऑल माउंटेन्स आर रॉकी। अब देखिए गौर ये करना है बेटा कि स्टेटमेंट 1 और 2 तो आपस में रिलेटेड थे, वहां तो जानकारियां बन रही थी, बट स्टेटमेंट नंबर 3 से तो कोई संबंध ही नहीं है। ये कहानी अलग है और ये कहानी अलग है, कोई भी इनमें कॉमन पार्ट हमें नहीं दिया गया। देन फर्स्ट कंक्लूजन, एटलीस्ट सम बीचेस आर डेजर्ट। क्या कुछ बीचेस डेजर्ट हैं?
तो देखो होने को हो तो सकते हैं पर है नहीं। बीचेस और डेजर्ट का रिलेशन हो ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, तो पहले पॉइंट के बारे में हम कहेंगे सर ये सही नहीं है। बीचेस और डेजर्ट के बारे में हम कंफर्म नहीं कह सकते, दैट्स व्हाई दिस पॉइंट विल बी नॉट राइट, ये सही नहीं है। सेकंड, एटलीस्ट सम सैंड आर रॉकी, क्या कुछ सैंड रॉकी है? बेटा इनके बारे में भी कोई चर्चा नहीं की गई, वो अलग डायग्राम है, ये अलग डायग्राम है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट नंबर 2 इज नॉट करेक्ट, तो हमें अपना उत्तर देना चाहिए डी। डी आंसर। नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकंड, कि ना तो पहला फॉलो करता है ना ही दूसरा। जब दोनों बातें गलत हैं, दोनों बातें रॉन्ग है, द आंसर विल बी नाइदर 1 नॉर 2। कितनी आसान आसान चीजें पेपर में आती हैं, आइए तुरंत ट्राई कीजिए। नंबर 3 क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करना है, तुरंत आप इसका तरीका जानते हैं, तुरंत आपको समझना है कि इनको पहले काउंट करना होगा। ये कंटिन्यू सीरीज है बच्चों, ये लेटर बेस्ड क्वेश्चन है, पहले आप इस सीरीज को सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, जानकारी बड़ी आसान है बच्चों। सबसे पहले इन्हें काउंट करना है, काउंट करके फैक्टर में डिवाइड करना है, जैसे ही फैक्टर में डिवाइड करोगे उत्तर मिल जाएगा। कीजिए काउंट, बताइए आंसर क्या बनेगा। जल्दी से आप सबका उत्तर कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए कि क्या उत्तर होने की संभावना है। अगर बच्चों मैं इन सबको काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, these are total 20 letters including space, तो 20 का फैक्टर बनता है बेटा 4 into 5। इसका मतलब हो सकता है 4 4 के 5 हो या 5 5 के 4 हो। आप एक बार कोशिश करेंगे, अगर मैं 5 5 पे देखो ब्रेक करता हूं ना, तो समझ में आ रहा है सर लास्ट में टी आ रहा है, लास्ट में टी, हाँ तो लास्ट में टी बन रहा है, ठीक है सर। तो जहां तक मैं देखो बात को समझूं, 5 5 में फैक्टर तोड़ने पर हमें लास्ट में क्या मिल रहा है, टी 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 टी। मन में आपके एक सवाल आ रहा होगा कि सर फर्स्ट लेटर तो मैच ही नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, उसमें कई बार सीरीज बन जाती है। देखिए फर्स्ट लेटर है क्यू, अल्फाबेट में क्यू आता है 17 पे, सेकंड है बेटा इसमें फर्स्ट है ओ आता है 15 पे, देन के आता है 11 पे। तो अगर मैं फर्स्ट लेटर की सीरीज देखूं तो 17 -2 किया 15, -2 करेंगे 13, -2 करेंगे 11। फर्स्ट लेटर में तो आप 2 माइनस कर रहे हैं, क्यू ओ एम के, 2 माइनस किया गया बेटा, और बाकी तो सेम दिख रहे हैं मुझे, यू ए एन टी, यू ए एन टी, यू ए एन टी और यू ए एन। तो पहला अक्षर तो 2 माइनस का ऑर्डर फॉलो कर रहा है और बाकी सारे सेम है। क्यू ए एन टी क्वांट, ओ यू ए एन टी, एम यू ए एन टी, के यू ए एन टी। तो ब्लैंक में आपने क्या फिल किया सर, एन यू एम टी ए, एन यू एम टी ए, इट मींस ऑप्शन नंबर ए। पेपर में आप जब भी ऐसा सवाल देखेंगे तो पहले उसे काउंट करना, काउंट करके फैक्टर में डिवाइड करना। जानकारियां बेहद आसान है, बस तुरंत उन्हें ऑब्जर्व करना आना चाहिए। नंबर 4 बच्चों, अगेन एक लेटर सीरीज का क्वेश्चन दिया, उम्मीद करता हूं कि आप सब तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। जानकारी बेहद आसान है, ध्यान रखना फर्स्ट लेटर की सीरीज अलग, सेकंड की अलग और नंबर की अलग, 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट लग सकते हैं। तो अगर मैं नंबर को देखूं तो जानकारी कितनी आसान है ना, 17 + 2 किया 19, + 2 किया 21, + 2 किया 23, + 2 करेंगे 25। फर्स्ट में 2 ऐड किया, 17 2 19, 21 23 25, 25 केवल एक ही ऑप्शन में मिला, तो फिर मुझे बाकी बातों पे तो सोचने की नीड भी नहीं है। मैं लेटर को सॉल्व करूं, अपना टाइम लगाऊं, क्या मतलब है जब आंसर तो मेरा आ ही गया। पर आपने कहा नहीं नहीं सर, अगर हम करके देखेंगे तो करो ना। एन आता है 16 पे, पी आता है, सॉरी एन आता है 14 पे, पी आता है 16 पे, आर आता है 18 पे, टी आता है 20 पे, सर वी आएगा 22, यानी कि +2 की सीरीज चल रही है। ये नंबर आपको लिखने नहीं होते, दिमाग में चलने चाहिए कि 14 to 16, 18, 20 एंड 22।
आप अगर लेटर को मैच ना भी करो तो नंबर से उत्तर आ जाएगा, लेकिन अभी आपके पास समय है, आप कंफर्म करना चाहते हैं तो कीजिए पूरा। W आता है 23, फिर 2 ऐड किया 25, फिर 2 ऐड किया 27। गौर कीजिए 27 पे A आता है, 26 तक Z, 27 पे A, 28 पे B। देन बच्चों 29C मतलब 3 एंड 2 5। VE25 आंसर बन गया। हम टिक तो पहले ही कर चुके हैं, मैं तो आपको पूरा लॉजिक बता रहा था कि प्रत्येक अक्षर दो दो ऐड करके दिया गया। 2 ऐड करने की सीरीज इस प्रकार से ऑब्जर्व करेंगे। लेटर सीरीज के क्वेश्चन काफी इजी होते हैं बच्चों। और ये आ गया एक और कोडिंग डिकोडिंग का सवाल, बेहद आसान है। कोडिंग डिकोडिंग आप ना कर पाए ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ही आप इन पे कमांड कर पाते हैं। प्यारे बच्चों, MORE इसका हमने कोड किया है 14 12 9 22 और इसी प्रकार 9 डू यू नो 16 13 12 4। हमने आपसे पूछा सैड का कोड क्या होगा। जैसे ही आपने ये नंबर देखे बेटा, तुरंत आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए, ये अल्फाबेट की राइट साइड से नंबरिंग की गई है। अल्फाबेट की राइट साइड से नंबरिंग, ध्यान दीजिए, अगर आपको राइट से नंबरिंग याद नहीं है बच्चों, तो ये कड़ी याद रखना कि लेफ्ट और राइट का सम आता है 27। अगर आपको कोई भी अक्षर राइट से चाहिए तो आप 27 माइनस लेफ्ट कर सकते हो। वैसे मैं बताऊं, अच्छी बात तो यह है कि आप नंबरिंग लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से याद करो। हालांकि आप मेरी बात को समझें तो अल्फाबेट में 3 ही बातें पढ़ने वाली हैं, नंबरिंग लेफ्ट से राइट, नंबरिंग राइट से लेफ्ट और अपोजिट लेटर पेयर। इन्हीं पे आपके सवाल बन जाते हैं, इन्हीं से पूरी बात बन जाती है। सर अगर मैं देखूं M, देखो M आता है लेफ्ट साइड से 13 पे, तो राइट साइड से आएगा 14 पे। अल्फाबेट की नंबरिंग याद करना बच्चे। O आता है 15 पे, राइट साइड से आएगा 12 पे। 27 में से माइनस कर सकते हैं, याद नहीं है तो। R आता है बच्चों लेफ्ट से 18, राइट से आएगा 9। E आता है 5 पे, राइट से आएगा 22 पे। तो अल्फाबेट की जो राइट साइड से एग्जैक्ट नंबरिंग थी वही लिखकर आपने कोड बना दिया, और तो कुछ किया ही नहीं। सर K लेफ्ट साइड से 11, राइट साइड से 16। मैं कह रहा हूं राइट से नंबरिंग याद नहीं है तो 27 माइनस लेफ्ट कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। N आता है 14 से, राइट साइड से आएगा 13। O 15 से, राइट साइड से 12। W 23, राइट साइड से 4। 16 13 12 4। लेफ्ट साइड और राइट साइड की नंबरिंग पे ध्यान रखना। सर S आता है 19 पे, तो राइट साइड से आएगा 8 पे। A बच्चों आता है 1 पे, राइट साइड से आएगा 26 पे। I आता है बच्चों 9 पे, तो राइट साइड से आना चाहिए 18 पे। D आता है बच्चों 4 पे, तो राइट साइड से आएगा 23 पे। हमारे इस सवाल का उत्तर जो बनना चाहिए वो है 8 26 18 23, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अल्फाबेट की नंबरिंग को याद रखना, कौन सा अक्षर कितने पे आता है, एक एक प्लेस की अल्फाबेट की वैल्यू आपको आनी चाहिए। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के नंबर याद होने चाहिए। अगर बाय चांस किसी को इनिशियल केस में अभी राइट साइड से याद नहीं है तो आप 27 माइनस लेफ्ट कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले पहले आपके कंठस्थ होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। नंबर 6, इसी ऑन तो है, थोड़ा टेंपरेचर क्लो कर दीजिए, रिमोट हो रहा है उसका। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। सर कागज मोड़ना एवं काटना, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का क्या मामला है। जब भी आप पेपर को ऊपर नीचे फोल्ड करते हैं तो फिगर बनती है बच्चों वाटर इमेज। कागज को ऊपर नीचे फोल्ड करेंगे तो इमेज बनती है वाटर इमेज, यानी कि टॉप एंड बॉटम चेंज, लेफ्ट और राइट सेम। फिर जब भी आप कागज को लेफ्ट राइट पे फोल्ड करते हैं इमेज बनती है मिरर इमेज, यानी कि लेफ्ट और राइट चेंज, टॉप एंड बॉटम सेम। एकदम राइट कॉर्नर पर ऊपर ये आकृति है, एक ऐसी शेप दी है पी वाली,
बच्चों यहां तो देखो आपने मेजर आकृति कोई चेंज कर दिया, भला मेजर आकृति को चेंज कैसे कर सकते हो, वो तो सेम रहेगी ना बेटा। अब जब आपने इस कागज को लेफ्ट में खोला होगा तो इधर इसकी बनेगी मिरर इमेज, यहां इसकी बनेगी मिरर इमेज, यानी कि लेफ्ट और राइट चेंज होंगे। अगर मैं देखूं यहां से यहां तक लेफ्ट राइट चेंज है, यहां बच्चों आप लेफ्ट राइट चेंज करना भूल गए, सी ऑप्शन गलत हो गया। डी में भी लेफ्ट राइट चेंज है, तो अभी मेरा उत्तर या तो बी बनेगा और या डी बनेगा। लेकिन प्यारे बच्चों अभी मुझे चाहिए, इसको नीचे ओपन करेंगे तो नीचे बनेगी वाटर इमेज। वाटर इमेज का मतलब लेफ्ट राइट होंगे सेम, टॉप एंड बॉटम होंगे चेंज, यानी कि इसके लेफ्ट साइड में जो ये फिगर है वो लेफ्ट में ही रहेगी, राइट वाली राइट में रहेगी, उत्तर बी है। लेकिन देखो डी में आपने इनकी वाटर इमेज को सही नहीं बनाया, ऑप्शन गलत। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज के सवाल ऑप्शन से सॉल्व करने हैं, इनमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। करेक्ट आंसर विल बी बी। कंट्रोल, डोमिनेशन दोनों एक प्रकार के सिनोनियम्स है। जो रिलेशन कंट्रोल का डोमिनेशन से है, मैंने इस पर कंट्रोल कर रखा है, मैंने इस पे अपना डोमिनेशन कर रखा है, प्रभुत्व मैंने इस पर नियंत्रण, दोनों सिनोनियम है, दोनों का अर्थ एक जैसा है, दोनों का मीनिंग एक जैसा है। इसी प्रकार क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, निर्माण और विनाश तो अपोजिट हो गए। लिबरेशन और स्लेवरी, मुक्ति और गुलामी भी अपोजिट हो गए। डिसेंड और फॉल, उतरना और गिरना अपोजिट हो गए। मैनिपुलेशन और डिसीव, हेर फेर या धोखा देना, इनका अर्थ भी सेम है। चालाकी, हेर फेर, धोखा देना, दोनों का मतलब सेम है। तो हमें ऑप्शन से सिनोनियम ढूंढना था। जैसे कि कंट्रोल और डोमिनेशन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सिनोनियम है, ऐसे क्या बनना चाहिए, केवल एक बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। डी के अलावा कोई भी आंसर नहीं है। डी इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया बेटा सिलोलिज्म का, थोड़ा इसी बढ़ाओ यार। एक और सवाल दिया सिलोलिज्म का, और सिलोलिज्म में आपको बच्चे को एक बात पता है कि सर पहले अपन स्टेटमेंट से बनाएंगे डायग्राम, फिर डायग्राम से कहानी को सॉल्व करेंगे, स्टेटमेंट से बनाएंगे डायग्राम, डायग्राम से कहानी को सॉल्व करेंगे। इजी बात, क्लियर। तो पॉइंट क्या है, नो मेडिसिन इज अ कैप्सूल, नो मेडिसिन इज अ कैप्सूल, मतलब कि कहीं भी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रखना ये मेडिसिन है और ये कैप्सूल है, दोनों का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। सम कैप्सूल आर टैबलेट, कुछ कैप्सूल टैबलेट है, सम कैप्सूल आर टैबलेट। सम टैबलेट आर लैपटॉप, कुछ टैबलेट है वो लैपटॉप है, सम टैबलेट आर लैपटॉप। टेढ़े मेढ़े कहीं बना दीजिए, कोई मतलब नहीं है, कंक्लूजन बात का नहीं बदलना चाहिए बेटा। नो मेडिसिन इज अ कैप्सूल, मेडिसिन का कैप्सूल से कोई रिलेशन नहीं होगा। सम कैप्सूल्स आर टैबलेट, सम टैबलेट्स आर लैपटॉप। ओके, फर्स्ट सम कैप्सूल आर लैपटॉप, बेटा कैप्सूल और लैपटॉप के बारे में तो जानकारी पता नहीं है, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी, इनके बारे में कोई भी श्योरिटी नहीं है। आपने पूछा सर ऑल टैबलेट कैन नेवर बी मेडिसिन, क्या सारे टैबलेट कभी मेडिसिन नहीं हो सकते? जी हां। ऐसा क्यों सर, ऐसा जुल्म काहे कर दिया सर? सुनिए, ये जो एरिया मैं आपके सामने हल्का सा हाईलाइट कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं देख पाएंगे बच्चों। ये जो एरिया मैंने हाईलाइट किया है ना, अगर आप गौर करें तो आप जान पाएंगे कि ये कैप्सूल और टैबलेट का कॉमन एरिया है। ये वाली चीजें कैप्सूल भी हैं और ये टैबलेट भी है। और मैं ये जानता हूं, हमें ये दिया गया कि नो मेडिसिन इज अ कैप्सूल, कोई भी मेडिसिन कैप्सूल नहीं है। तो जो ये वाली टैबलेट है, ये वाली टैबलेट है, ये कभी किसी कीमत पर टैबलेट मेडिसिन नहीं हो सकती। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि ऑल टैबलेट कैन नेवर बी मेडिसिन, हां जो टैबलेट इसमें आ रही हैं वो मेडिसिन हो नहीं सकती। दैट्स वाई सारे टैबलेट
कभी भी मेडिसिन नहीं हो सकते। देखिए, अगर क्वेश्चन दे कि कुछ टैबलेट मेडिसिन हो सकती हैं, हाँ हाँ, ये जो बाकी बच गई टैबलेट, ये तो जाके मेडिसिन से बातचीत कर सकती हैं, लेकिन सारी सारी टैबलेट मेडिसिन हो जाएं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। ऐसा इम्पॉसिबल, ऐसा नामुमकिन। क्या बात समझ में आई बेटा? बहुत आसान से लेवल की बातें हैं, तुरंत चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, आप जान जाएंगे क्या पॉइंट, क्या कहानी, क्या गेम। बेहतरीन क्वेश्चन, एक शानदार क्वेश्चन। सवाल यह है बच्चों, दी गई आकृति में ट्रायंगल काउंट करने हैं। और देखिए, वैसे आप देखें ना तो यह आकृति मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अलग अलग पार्ट को अलग अलग पार्ट की तरह सॉल्व करना है। जैसे बच्चों मैं आपकी हेल्प करूं, देखो फिलहाल के लिए ये जो एरिया मेरे सामने है, ये वाला एरिया, अगर प्यारे बच्चों मैं केवल इस एरिया की बात करूं, आप भी अपने दिमाग में ऐसे आकृतियों को टुकड़ों में करना, एक साथ गिनना मत, अलग अलग पार्ट को देखना, आप ट्रायंगल गिन पाएंगे बच्चों। इस पार्ट में 1 2 3 4 एंड 5। केवल इस ग्रीन पार्ट की बात करूं ना तो इस पार्ट में मुझे 5 ट्रायंगल मिलने चाहिए। अलग अलग आकृतियां हैं, आप भी अलग अलग मायने में सॉल्व कर दीजिए बच्चों। ये जो आकृति सामने बनी है ट्रायंगल वाली, मेरे सामने ये वाली इतनी सी, इस इतु से पार्ट में, इस इतने से भाग में 3 ट्रायंगल है। 3 कहां है सर? 2 ट्रायंगल ये रे, एक ट्रायंगल इनसे बड़ा बन गया 8। ये पार्ट और ये पार्ट डिफरेंट डिफरेंट है। 5 ट्रायंगल आपने अलग ढूंढे, 3 ट्रायंगल आपने अलग ढूंढे। आपने कहा सर अभी तक हमने मिलाकर ढूंढ दिए 8। 8 के बाद बच्चों मैं आपके सामने ये वाला पार्ट हाईलाइट कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं। पेपर में तो आप डायरेक्टली देख के गिन पाएंगे कि कहां कहां पे ट्रायंगल हैं भैया और कितने कितने ट्रायंगल हैं। ऐसे जितना सा मैंने पार्ट ये हाईलाइट किया है, इसमें आपको दिखने चाहिए 4 ट्रायंगल। 4 कहां है सर? 1 2 3 और चौथा इनसे मिलके बन रहा है पूरा, यानी कि बच्चों इस आकृति में 4 अलग अलग शेप है, अलग अलग पार्ट हैं, आपस में कोई भी पार्ट मिक्सअप नहीं हो रहा। सब चीजों को आपने ऐसे अलग अलग ही काउंट करना है। जैसे बच्चों ये वाला पार्ट देखिए, इसमें आपको मिलेंगे केवल और केवल 2 ट्रायंगल। अगर इतनी सी आकृति की बात करूं ना, इतनी सी आकृति की, तो इसमें हमें ट्रायंगल मिल चुके हैं बेटा 14। 5 3 8 2 10 और 4 14। थोड़े से ट्रायंगल मुझे ऊपर वाले उस बॉक्स में दिख रहे हैं, तो चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। इसको भी अपन थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ये कलर। और इतना भी डार्क क्यों करते हो? मैं तो कह रहा हूं ऐसे ही करो ना। 2 ट्रायंगल ये रहे, ऐसे। ये जो ऊपर मैंने एरिया आपके लिए हाईलाइट किया है, इसमें 4 ट्रायंगल है। प्यारे बच्चों आप गौर करना, 1 2 3 4 सारे मैंने अलग अलग एरिया में शेड करके आपको बता दिए। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कहां कहां पे हैं, हमने जहां जहां ट्रायंगल देखे सारे मार्क कर लिए, और कोई ट्रायंगल नजर नहीं आ रहा है। तो गिन लीजिए कितने? 5 and 3 8 to 10, 14 and 4 18। प्यारे बच्चों मैक्सिमम ऑप्शन भी 18 है, तो 18 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल हो सकता है पेपर में आपके 25-30 सेकंड ले जाएं, तो इनको टाइम दे भी देना चाहिए, ऐसा कोई बहुत चिंता का विषय भी नहीं है। प्यारे बच्चों नंबर 10, फिगर सीरीज, और रोज अपन इसके सवाल देखते हैं। आप इससे पहले वाली सीरीज भी पूरी करते आ रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि लगातार पेपर में ऐसे क्वेश्चन तो पाए ही जाते हैं। क्या है ये? देखिए गौर कीजिए, 3 नंबर दिए गए हैं और उनमें कुछ चेंज, उनमें कुछ पैटर्न दिया हुआ है। क्या है बेटा? अगर मैं पूरी सीक्वेंस देखूं तो आप ये जान पाएंगे बेटा कि 6 जो है नीचे, अगली बार सेंटर पे आ गया बड़े साइज में। 3 अगली बार सेंटर पे, 2 अगली बार सेंटर पे, तो 0 अगली बार सेंटर पे आएगा और बड़े साइज में आएगा। ऐसे जो भी राइट साइड में नीचे है, अगली बार बड़ा होके बीच में आ रहा है, तो 0 बीच में आना चाहिए। ए उत्तर नहीं है, डी उत्तर नहीं।
आपने कहा था देखो ऊपर तो 2 ही आएगा, हाँ 9 अगली बार ऊपर गया, 6 ऊपर गया, 3 ऊपर गया, इस कोने पे तो 2 ही आएगा, लेकिन बी और सी दोनों में। सर तीसरा नंबर क्या आएगा? सर तीसरा नंबर नया आएगा। देखिए हर बार एक थर्ड नंबर नया ऐड हो रहा है। 5 गायब 3 आया, 9 गायब 2 आया, 6 गायब 0 आया, अब 3 गायब तो 1 आएगा। समथिंग न्यू शुड बी देयर, कुछ नया आना चाहिए, और नया इसमें एक ही ऑप्शन है, और तो कुछ आ नहीं सकता, यही आंसर होगा। ऐसे आपको कंटिन्यू सीरीज ट्राई करनी है, और अगर कंटिन्यू ना बने तो फिर हम 1 से 2, 3 से 4 पे जाते हैं, आपको याद है। अगर पूरा ही बन जाए फिर तो बात ही क्या है। वाओ, ये है बच्चों ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन में भी आपका फेवरेट टाइप है कोडेड रिलेशनशिप। करना क्या होगा? करना ये होगा, पहले पढ़िए। ए प्लस बी का मतलब है ए बी की मदर है, ओके। ए माइनस बी का मतलब है ए बी के फादर हैं, ओके। ए डॉलर बी का मतलब है ए बी की बेटी है। ए परसेंटेज बी का मतलब है ए बी की सिस्टर है। तो इस जानकारी के बेस पे मुझे केवल ये लाइन सॉल्व करनी है, और देखना है पी का एस से क्या संबंध है। तो बना दीजिए, एस परसेंटेज टी, इसका मतलब एस टी की बहन है। ए परसेंटेज बी था तो ए बी की बहन थी, एस परसेंटेज टी है तो एस टी की बहन। आर डॉलर एस का मतलब आर एस की बेटी, बेटी का मतलब एक पीढ़ी नीचे। क्यू माइनस आर का मतलब क्यू आर के पिता। सर देखिए आर की मम्मी का नाम एस है, क्यू आर के पिता हैं तो वो इनके पति होंगे, क्यू आर के पिता। और P प्लस क्यू का मतलब P क्यू की मां है तो P क्यू की मम्मी। जानकारी को ध्यान से देखिए सर, T की बहन S, S की बेटी R, R के पापा Q, Q की मम्मी P। ब्लड रिलेशन को डायग्राम से बनाइए, कभी गलत नहीं होगा जीवन में। सर हमने पूछा P का S से क्या संबंध है, तो देखो ये S के पति और ये पति की माता, तो पति की मम्मी यानी हस्बैंड्स मदर, उत्तर बनेगा सी। आप इसे मदर इन लॉ यानी कि सास भी कह सकते हैं। पति या पत्नी की मम्मी हो उन्हें सास कहते हैं, पर इस बार इन्होंने ऑप्शन ऐसे दिए हैं, बहन का पति, बहन की बेटी, पति की मां, तो हम पति की मां टिक कर देंगे। मदर इन लॉ होता वो भी सही होता, कोई डाउट नहीं। क्लियर? सर नंबर 12 ये आया जी, एक फेवरेट क्वेश्चन एसएससी का, एनालॉगी सेट बेस। कहने का मतलब ये संख्याएं 21, 504 एंड 8 आपस में किसी विशेष नियम से संबंधित है, उसी नियम से 15, 6 और 270 संबंधित है। तो सेम लॉजिक कहां बनना चाहिए? तुरंत देख पाएंगे कि ये संख्याएं छोटी हैं, बीच की संख्या बड़ी है। बीच की संख्या बड़ी कैसे बनती है सर? कोई मल्टीप्लाई करके बनती होगी। अगर मैं देखूं तो 21 का 8 से मल्टीप्लाई किया हुआ है 168, और 168 को अगर मैं कॉमन सेंस से 3 गुना करूंगा तो आ रहा है 504। मतलब फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कीजिए, 15 गुणा 6 कीजिए 90, और उसका कीजिए 3 गुना, अब बीच का नंबर बना पाएंगे। लॉजिक अगर मैं एक्सप्लेन करूं ए बी सी के टर्म में, तो आपको कहना होगा a इंटू सी इंटू 3, तब जाकर b बनेगा, ये लॉजिक। तो कौन सा ऑप्शन सेम फॉलो कर रहा है प्यारे बच्चों? ऑप्शन 1 पे आइए। 16 गुना 5 80, 80 का गुना आपने 4 से कर रखा है, 80 इंटू 3 करना चाहिए भैया, 4 काहे कर रहे हो? 23 का 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 115, 115 का आपने डबल कर रखा है, ये भी नहीं है सर। फिर हम करेंगे सर 17 गुना 8 136, उसका भी आपने डबल कर रखा है, तो बिना डाउट के उत्तर डी हो गया। चेक कर दीजिए, 16 इंटू 7 करेंगे 112, इसका 3 से गुणा करेंगे 336। ये होते हैं बेटा एनालॉगी के सेट बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप क्लास में ढेर सारे क्वेश्चन इन पर अभ्यास कर लेते हैं तो तुरंत आप लॉजिक को ट्रेस कर पाएंगे कि कैसे बड़ा नंबर है, यहां तक जाने के लिए स्क्वायर करूं, क्यूब करूं, मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं, ये सीखना है। अगला क्वेश्चन तुरंत ट्राई कीजिए। सवाल का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन, या आप कहते हैं गणितीय संक्रिया, या आप इसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। बट
पहले आपको सिंबल चेंज करने हैं। द क्वेश्चन इज दैट यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, इफ प्लस एंड माइनस इंटरचेंज, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इंटरचेंज। प्लस और माइनस को आपस में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज कर दिया जाए, तो बताइए इसका रिजल्ट क्या बनेगा। आप जानते हैं बच्चों कि ऐसे हर क्वेश्चन में हमें बोर्डमास का नियम तो लगाना ही लगाना है। रूल ऑफ बोर्डमास का मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये नियम तो काम करेगा ही करेगा। करना क्या होगा बच्चों, 93 माइनस की जगह पहले प्लस कर दीजिए, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस। अभी तक तो हमने केवल सिंबल चेंज किए हैं और अब मैं सोचूंगा बोर्डमास का नियम। हालांकि ब्रैकेट और ऑफ तो इसमें है नहीं, तो पहले करेंगे डिवाइड। बच्चों डिवाइड अगर आप करोगे तो आपका रिजल्ट मिलेगा 7 × 5 और अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 93 + 35 - 34। बेटा 35 में से 34 गए एक, 93 एंड 1 94, उत्तर आ गया पी। पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान से करने हैं, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। एक एक स्टेप को आराम से कीजिए। अगर एक सवाल करने में 20-25 सेकंड लगते भी हैं तो बुराई नहीं है। आप 5-5 सेकंड का टारगेट मत कीजिए। रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन में सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नंबर नहीं कटने चाहिए। 25 क्वेश्चन है, 25 सही होने चाहिए, 50 नंबर मिलने चाहिए पूरे, तो बात का फायदा। नहीं तो भैया फिर क्या मतलब पढ़ने का। लो, अब कोडिंग डिकोडिंग में एक ही बात होती है, अल्फाबेट की नंबरिंग। अगर तुम्हें याद है आप लॉजिक को तुरंत देख पाएंगे। बच्चों बर्ड, BIRD, क्या लिखा है आपने, DKTF, फिर दिया है KITE, लिखा हुआ है MKVZ। अगली बार कर दीजिए कोड ईगल का। करना क्या है, कुछ नहीं है, जरा देख लीजिए कि कैसे आप आसपास की नंबरिंग को चेंज कर रहे हैं। सर मुझे तो आसपास में B के बाद D दिख रहा है, +2 किया होगा, IK में +2, RT में +2, DF में +2, सब में 2-2 ऐड कर रहा है सर। यहां भी 11 2 13, 9 2 11, 20 2 22, 5 2 7, तो 5 2 7 का मतलब GCING, ऑप्शन नंबर ए। ये +2 भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, पेपर में तो काम करना है माइंड में, तुरंत आइडिया पड़ जाए। सब में 2-2 ऐड किया हुआ है, आप ही 2-2 ऐड कर दीजिए, खत्म। करना भी क्या है। नंबर 15, ये है बच्चों बेहतरीन क्वेश्चन। आपसे क्या बोला गया, आपसे कहा गया कि अगर मैं इस इक्वेशन को सही बनाना चाहता हूं, इक्वेशन को अगर आप ठीक करना चाहते हैं, तो कौन कौन से नंबर्स, नॉट डिजिट, आपस में चेंज करने चाहिए। मेरे को सर रिजल्ट में चाहिए 52, तो 52 तक जाने के लिए मैं किन किन को चेंज करूं। देखिए कॉमन सेंस की बात लग रही है कि अगर मैं 25 को और 5 को चेंज करूं तो ये बन जाएगा 5 25, 19 और 25 44, 44 - 4 40 और 12 52 हो जाएगा बेटा। थोड़ा सा यूं दिमाग लगाइए कि कौन कौन से साइन आपको पहले बदलने चाहिए। देखिए मैंने 19 4 को क्यों नहीं बदला, क्योंकि 19 3 57, संख्या बड़ी यहां से भी आती, बड़ी संख्या यहां से भी आती, तो 52 नहीं बन पाता, रिजल्ट 52 से बड़ा बनता। 25 और 5 को बदलूंगा, 19 + 125 भाग 5 -100 भाग 25 + 4 × 3। आप जब इस टॉपिक के ढेरों सवाल करते हैं तो नंबर्स को देखकर ये जजमेंट कर पाते हैं कि मुझे पहले काम कौन सा करना चाहिए। प्यारे बच्चों 19 प्लस बनेगा 25 माइनस बनेगा 4 प्लस बनेगा 12, 19 और 25 44, 44 और 12 56, 56 में से 4 घटाओगे 52। जी हाँ,
वेरीफाई जरूर करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वेरीफाई ना करें उत्तर निकाल दें में ना। जब भी सवाल आएगा पहले तो आप इनके सिंबल को चेंज करेंगे, जो भी नंबर कह रहा है वो चेंज करेंगे और देखेंगे बोर्ड मास का नियम तो लगेगा। अंडरस्टूड है? ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट ये तो काम करेगा, इसको डिनाई नहीं कर सकते, ये तो मतलब मैंडेटरी है। एनालॉगी सर, फर्स्ट नंबर का रिलेशन सेकंड से है, सेकंड का रिलेशन थर्ड से है, सॉरी फर्स्ट का सेकंड से है, थर्ड का फोर्थ से है, फिफ्थ का किससे बनेगा? आसपास के नंबर देखा करें। देखिए आप यूं भी कह सकते हैं ना कि मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया 11 से, नेक्स्ट नंबर से, 10 का मल्टीप्लाई किया मैंने 11 से, नेक्स्ट नंबर से, 7 का मैंने मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट नंबर से, 9 का नेक्स्ट से करोगे 90। जब हम क्लास में ये टॉपिक पढ़ेंगे एनालॉगी डिटेल में पढ़ेंगे फाउंडेशन कोर्स में, तो ये सारे लॉजिक लिखेंगे बार बार, ये मोस्ट रिपीटेड लॉजिक है। देखिए आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सर 10 के स्क्वायर में 10 ऐड किया 110, 7 के स्क्वायर में 7 ऐड किया 49 और 7 56। आप ये भी कह सकते हैं 9 स्क्वायर प्लस 9 किया 90। असल में बच्चों ये लॉजिक और ये लॉजिक एक ही बात है, कोई अलग बातें नहीं है। आप जैसे मर्जी बोल दीजिए, बात सेम है। या तो कहिए नंबर के स्क्वायर में सेम जोड़ दिया, या कहिए नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का मतलब एक ही है। उत्तर आपका 90 आएगा। 90 इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। डाइस, एक डाइस की दो डिफरेंट फिगर दी गई हैं, लिखा गया KBVMPT, और सवाल यह है कि बी वाले सरफेस के अपोजिट पे क्या आएगा। बेटा इन डाइस को गौर से देखना, या तो इनमें एक सरफेस कॉमन होगा या इनमें दो कॉमन होंगे। अगर एक कॉमन है तो कॉमन से स्टार्ट करना, क्लॉकवाइज मूव कर देना। अगर दो कॉमन है तो दोनों कॉमन को छोड़ दीजिए, तीसरा बचा हुआ आमने सामने हो जाएगा। सर कॉमन इसमें के है, आप के से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो फर्स्ट में आएगा KVB, सेकंड में के से घूमेंगे तो बनेगा KPM। मैंने पूछा था बी के सामने क्या आएगा, तो बच्चों बी के सामने M आएगा कंफर्म। हम आपसे पूछते बताइए V के सामने क्या आएगा, P। हम पूछते K के सामने क्या आएगा, तो K के सामने T आएगा, क्योंकि इस वाले डाइस पर जो अक्षर अंकित हैं उनमें T भी है K के सामने। तो किसके सामने क्या आएगा, ये सारी बातें चेक कर सकते हैं, सारी बातें काउंट कर सकते हैं। 80 मिरर इमेज में तो कहानी बड़े फ्री के नंबर हैं, तुरंत बटोर लिया करो बेटा। ए को जो मिरर में बनाओगे ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि राइट साइड में मिरर लगाओगे प्यारे बच्चों, आकृति का लेफ्ट राइट तो चेंज होगा, टॉप एंड बॉटम सेम नहीं, सॉरी लेफ्ट राइट चेंज होगा, टॉप एंड बॉटम सेम होगा। 3 की जब मिरर इमेज बनाओगे तो यहां 6 थोड़ी बन जाएगा, देन 6 भी ठीक है, R भी ठीक है, E भी ठीक है, N 5 कभी सेम नहीं बनता। तो बच्चों 3 ऑप्शन आउट हो गए। अगर इस ऑप्शन में सलीके में बनना चाहिए तो वो है केवल एक ऑप्शन, और वो है अपना D। चार आपको लेटर क्लस्टर दिए हैं, 3 उनमें से सेम है। ये जो 4 लेटर क्लस्टर दिए ना बेटा, 3 उनमें से सेम है और एक उनमें से डिफरेंट है। जो भी लेटर क्लस्टर इनमें से अलग आ रहा है उसको ढूंढ दीजिए। सर आप अगर डिफरेंस देखें ना, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 13 3 16 and 2 18, 3 and 3 6, 6 and 2 8, 9 and 2 11, 11 and 3 14, 5 and 3 8, 8 and 2 10। मैंने हमेशा बताया 3 बातें सेम करना, 3 2 3 2 3 2 सेम हो रहा है, लेकिन सी में तो आप 2 3 कर रहे हैं, बाकी सब में गैप चल रहा है 3 2 3 2 3 2। जब भी कभी आप क्लासिफिकेशन का सवाल देखें, ये बताएगा कि 4 में से 3 बातें सेम है, एक चीज अलग है, तो अलग ढूंढने का यही तरीका होता है कि आप डिफरेंस के बेस पे करेंगे, उनकी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आनी चाहिए, चाहे सवाल लेटर सीरीज का हो
चाहे कोडिंग डिकोडिंग का हो, चाहे एनालॉगी का हो, चाहे क्लासिफिकेशन का हो, अल्फाबेट की नंबरिंग तो दिमाग में सेव रखना और पेपर में लिखना भी मत ऐसे कि 3 6 8, नहीं, दिमाग में सी F+3 FH+2, दैट्स ऑल। ये पेपर केवल एक्यूरेसी का नहीं है, एक्यूरेसी के साथ में स्पीड भी बैलेंस होनी चाहिए। दोनों चीजें अगर पैरेलल चलेंगी तो ही गाड़ी जीतेगी। नंबर 20 क्वेश्चन, द सवाल क्वेश्चन नेम इज फिगर सीरीज। सर हमने हर पेपर में चर्चा की है, इस पेपर में भी सवाल आया था। पहली बात तो ये, आप कंटिन्यू देखिए, लगातार कोई सीरीज बन रही है क्या, क्या ढूंढिए। जैसे देखो आपने कहा इसमें एक्स था, अगली बार यहां चला गया, ट्रायंगल था, यहां तो नहीं गया। 1 2 3 4 में ऑर्डर नहीं चल रहा सर। लगे हाथ तुरंत जान लीजिए, एक पल में जान लीजिए कि अगर एक कंटिन्यू पैटर्न नहीं बन पा रहा, अगर एक लगातार ऑर्डर नहीं देख पा रहे आप, तो तुरंत बेटा एक काम करना, सवाल को ऐसे दो दो पार्ट में ब्रेक कर लेना। और पहला काम ये सोचना, ये देखना कि सर 1 से 2 और 3 से 4 की क्या मूवमेंट सेम हो रही है, क्या हो रही है क्या। अब गौर कीजिए, तुक्का नहीं मारना। सर पहले में एक्स था, वो राइट में चला गया, एफ था, राइट में चला गया। हाँ तो देखिए ना, इसके मिडल में, फर्स्ट में मतलब मिड में डी है, इसमें डी है ही नहीं, गायब हो गया। इसमें ये एरो था, इसमें एरो गायब हो गया। हाँ सेम है सर। नीचे ट्रायंगल है, ऊपर चला गया, नीचे एन है, ऊपर चला गया। इतनी बातें बहुत है। इससे आपको आइडिया पड़ गया कि 1 और 2 की मूवमेंट 3 और 4 की सेम है। तो बच्चों यकीन मानिए 2 से 3 और 4 से 5 भी सेम चलेंगे। ये 2 से 3 का मामला 4 से 5 के मामले के सेम चलेगा। ज्यादा ऑप्शन से ट्राई करना, देखना बेटा। जैसे आपने कहा सर यहां फर्स्ट में ट्रायंगल है, अगली बार बीच में सेकंड प्लेस पे, यहां फर्स्ट में एन है तो बीच में सेकंड प्लेस पे एन आएगा। क्वेश्चन मार्क को मैं हटा दूं एक बार, बीच में जो 4 आएंगे सिंबल लेटर जो भी, उनमें सेकंड प्लेस पे एन आना चाहिए। सेकंड प्लेस पे एन, सेकंड प्लेस पे एन बेटा इसमें नहीं है, सेकंड प्लेस पे एन इसमें नहीं है, ऑप्शन 2 आउट हो गए। कुछ भी देखिए ना, तो देखिए इसमें ये स्टार्टिंग में एफ था बीच में, अगली बार ये ऊपर चला गया। इसके स्टार्टिंग में एस है तो एस ऊपर जाएगा, यहां पे एस ऊपर जाएगा। ऐसा तो केवल ऑप्शन एक ही है। बाकी बातों को मैच चाहे मत कीजिए, अगर आपका मन करे तो कर भी सकते हैं, खाली बैठे हैं तो इतना टाइम होता नहीं है वैसे। सर यहां पे देखो एक एरो दिया है, अगली बार ये सेंटर में आ गया। यहां पे आई दिया है, अगली बार सेंटर में आएगा। ये देखो ये रहा, कहीं भी मैच कीजिए। सर आपने कहा इस यहां पे इक्वल टू है, अगली बार सेंटर में। यहाँ पे सर्किल है, ओ है, मतलब यहाँ सेंटर पे ये रहा। आपने कहा सर इसमें ऊपर एक्स है, अगली बार यहाँ सेकंड पे आ गया। ऊपर एफ है, अगली बार यहाँ सेकंड पे आएगा, ये रहा। तो सारे अक्षर चाहे मैच मत कीजिए, ऑर्डर देख लेना। ये बात बड़ी जरूरी है कि 1 और 2 का पैटर्न 3 से 4 में है, तो 2 और 3 का पैटर्न 4 से 5 में मिलेगा। 1 2 3 4 5 लेटर सीरीज को, फिगर सीरीज को यूं बनाना है। बात समझ में आई? 40 का रिलेशन 53 से है। आप इसे एनालॉगी कहते हैं, ये सवाल ऐसे भी आ सकते हैं। 40 is related to 53 in a following a certain logic. 8 is related to 13. 8 is related to 13. Which of the following number is a 68 related to same logic? प्यारे बच्चों 68 का लॉजिक किससे होगा? आपके सामने जो ये नंबर दिए हुए हैं, ये एक विशेष पैटर्न को फॉलो करते हैं। 40 53 8 13 68 में क्या इनके बीच में कोई प्लस माइनस कोई बात चल रही होगी? क्या चल रहा होगा सर? लेकिन अगर मैं देखूं ना, मेरे को बेटा ये आइडिया पड़ रहा है कि सारे नंबर, आपका आंसर आया, सारे नंबर स्क्वायर नंबर के आसपास। रीजनिंग में स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर दिमाग में छपे होने चाहिए बच्चों। दिमाग लगाइए। ये 6 के स्क्वायर में 4 प्लस किया हुआ है, ये 7 के स्क्वायर में 4 प्लस है बेटा, ये 2 के स्क्वायर में 4 प्लस है,
ये 3 के स्क्वायर में 4 प्लस है, ये 8 के स्क्वायर में 4 प्लस है, तुरंत कहिए सर 9 के स्क्वायर में 4 प्लस आएगा 85। कितना शानदार सवाल है, लॉजिक कितना शानदार है बेटा कि वर्ग संख्याओं में स्क्वायर नंबर में 4 4 ऐड किया गया है। 6 के स्क्वायर में 4 प्लस, 7 के स्क्वायर में 4 प्लस, 2 के स्क्वायर में 4 प्लस, 3 के स्क्वायर में 4 प्लस, 8 के स्क्वायर में 4 प्लस और 9 के स्क्वायर में 4 प्लस। वर्ग संख्याएं याद होनी चाहिए, उनके आसपास के नंबर भी दिमाग में सेव रहने चाहिए। जल्दबाजी मत करना, गलती मत करना। सवाल नंबर 22, कुछ पेपर में इसमें आपने सवाल टफ टफ कर लिए हैं और अब ये आपसे कहते भैया थोड़े फ्री के नंबर ले जाओ, कौन सी आकृति मिल रही है। जो ये फिगर दी गई है सेम टू सेम फिगर डिट्टो कहां हिडन है। और ये भी अच्छी बात है बेटा कि आपको साफ साफ कहा गया कि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, रोटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब कि एक सर्किल, एक लाइन, ऐसे। अगर मैं खाली ऑप्शंस को देखता हूं तो सेम मुझे ऑप्शन डी में मिलता है, इसके अलावा ये और आकृति कहीं है ही नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, इतनी सी बात है। अगेन द क्वेश्चन नेम इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है 4 में से 3 बातें एक जैसी हैं, एक उनमें से अलग है। 4 में से 3 बातों में कोई एक जैसा रिलेशन मिल रहा है, रिलेशन एक जैसा बनाइए और एक बात अलग बनाइए, क्या बन रही है सर? 3 के बाद लिखा है 72, 7 के बाद 392, 4 के बाद 128, काफी बड़े बड़े नंबर लिखे, कैसे बन सकते हैं ये? देखिए 428 में भाग दूंगा तो ये जा रहा है 32 बार, हाँ स्क्वायर का डबल, और ये जाएगा 5, 5 के बाद 56, हाँ ठीक है सर। मैं ये कह सकता हूं क्या कि मैंने 4 का स्क्वायर किया 16, 16 इंटू 8 किया 120। मेरा टारगेट क्या है, मैं चाहता क्या हूं? 4 में से 3 बातें एक जैसी बनाऊं। सर 7 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा वो आता है 49, 49 को 8 से गुणा कीजिए ना, 392 ही बनेगा पक्का। सर 3 का स्क्वायर कीजिए 9, 9 इंटू 8 कीजिए, दैट विल बी 72। यस, सेम काम करना बेटा, 11 का स्क्वायर करना 121, इसका 8 टाइम्स करना, दैट विल बी 968। आपने लिखा है 88। तो ये लॉजिक बाकी सबसे डिफरेंट है। तो आपने कहा सर ए में वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा जो बी सी डी में हो रहा है, तो माय आंसर विल बी ए। द लॉजिक इज 3 विल बी सेम, 1 विल बी ऑड एंड द कॉन्सेप्ट इज ऑड वन आउट। जाती है छानना। एक शब्द दिया है जी हस्बैंड, वर्ड रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। हस्बैंड के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित कीजिए। H U S B A N D। हस्बैंड के अक्षरों को आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। बच्चों अगर मैं अरेंज करूं, आप देखिए पहले आएगा इसमें स्मॉलेस्ट लेटर ए के बाद बी, बी के बाद उसमें डी, ई एफ जी एच है, आई जे के एल नहीं है बेटा, एन एस यू। अगर हस्बैंड शब्द के अक्षरों को आप इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओगे तो ए बी डी एच एन एस यू आएगा। तो क्या कोई ऐसा अक्षर है जो अपने सेम पोजीशन पे हो? नहीं सर। कितने अक्षरों का स्थान अनचेंज रहेगा? द करेक्ट आंसर विल बी 0। 0 सेम पे रहेंगे, बाकी तो सारे चेंज होंगे बेटा। लास्ट, आई थिंक इस पेपर के स्टार्टिंग में भी इसी का सवाल आया था और आखिरी क्वेश्चन भी इसी टाइप का ही आ गया बेटा। ये है एक और सीरीज। इस प्रकार की सीरीज में क्या बताया था मैंने आपको? आप इन्हें काउंट कीजिए, फैक्टर में डिवाइड कीजिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 में से केवल 5 ही लिखे हैं, 7 तो ब्लैंक हैं। तो भैया ऐसे में एक बार 3-3 में करके तो देखो, थोड़ा थोड़ा हिंट मिलेगा। लास्ट में सी, लास्ट में सी, लास्ट में सी,
इतना तो बहुत है बेटा। अब सेम कर दीजिए, फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा, ये बता रहे सी आएगा, तो सब में फर्स्ट पे सी कर दो। सेकंड पे डी आएगा, इसका मतलब सीडीसी 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 का पे रिपीट आपने किया है, सीडीसी सीडीसी ऐसा, तो ब्लैंक में क्या भरा, सीडी सीसी डीडी सी, सीडी डबल सी डबल डी सी, ऑप्शन नंबर। ये प्यारे बच्चों आपके सवाल पूरे हुए इस पेपर के। 25 क्वेश्चन हमने डिटेल एनालिसिस किए और लेवल आपको इस पेपर में काफी आसान देखने को मिला। एक दो क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक लेवल के थे, लेकिन अगर आप ऐसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहते हैं तो इन चीजों को समझ पाते हैं, फिर आगे एग्जाम में गलती नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार सीरीज आपको आगे मिलती रहेगी। अगर आपको ये पूरे सवाल समझ में आए, आपको लगा कि हाँ कॉन्सेप्ट जो बताए गए वो आपके लिए फ्रूटफुल है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।